नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, एपीएस और यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए जो अभी आने वाला है, इसके लिए हम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल को पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि प्राचीन स्थल पढ़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश के सारे जो प्राचीन स्थल हैं उन सबको कवर करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के जितने स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हैं पर्यटन के रूप में, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन स्थलों को पढ़ेंगे। प्रदेश के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं उन सबको हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और ये सारे जो है हम जो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिलों में पर्यटन स्थल या प्राचीन स्थल हैं, हड़प्पा के स्थल हैं, जितने भी जिले में हैं उन सारे जिलों को हम एक एक करके इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप क्या है कि सारे जिलों के बारे में एक जो है ओवरव्यू समझ सकते हैं कि कौन से जिले में कौन सा पर्यटन स्थल फेमस है। और यह वीडियो जो आपको हिस्ट्री के लिए भी, हिस्ट्री के लिहाज से भी जो है कि बेनिफिशियल होगा। तो इसमें आप कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं जो यूपी में बसे हैं उनको हम देख लेंगे, इसी वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। और मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, जैसे जिस राज्य में सिक्के चले हैं गुप्त के, मौर्य के, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जिला जो है वो मेरठ है। मेरठ का आलमगीरपुर, यह आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल है। तो इसके बारे में देखिए, लिखा है आलमगीरपुर के उत्खनन से प्राप्त अवशेष सैंधव सभ्यता के पूर्व विस्तार की पुष्टि करते हैं। यह स्थल हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा स्थल का भी केंद्र रहा है। आलमगीरपुर में कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि आलमगीरपुर में कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या तो आलमगीरपुर में जो है कपास उत्पादित किया जाता था। और यह जो है कि सैंधव सभ्यता से पूर्व विस्तार की भी पुष्टि करता है। और यह हड़प्पा के बाद की भी केंद्र रही है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से कपास उगाए जाते थे यहाँ, तो ये ध्यान रखिए। अब चलिए, अगला हमारा जो जिला है वो है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का जो मांडी स्थल है, अब यह देखिए किस लिए फेमस था। तो इस स्थल में सैंधवकालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त मृत भांड जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृत भांडों के ही समान है। इस स्थल से सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तथा प्राचीन काल में प्राप्त ईंटें प्राप्त हुई हैं। अगला देखिए, अगला हमारा गोरखपुर का है सोहगौरा। ये काफी फेमस है। देखिए, इस स्थल से उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति मौर्योत्तर से संबंधित सिक्के के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद के काल के मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि मौर्योत्तर काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं, मृदभांड की संस्कृति प्राप्त हुई है। ये सब सौगरा स्तर जो है कुषाण शासकों के सिक्के तथा लौह निर्मित वस्तुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से जो है कुषाण कालीन सिक्के, कनिष्का जो था कुषाण वंश का ही शासक था, तो उसके टाइम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। लौह से निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, मतलब उस टाइम जो है यहाँ पर लोहे का उपयोग का प्रचलन था। ऐसे देखिए, यहाँ से जो है अकाल एवं सूखे से निजात पाने के लिए अनाज भंडारण के साक्ष्य मिले हैं। अब अनाज भंडारण हो रहा है, मतलब यहाँ के लोग अच्छे खासे बसे हुए थे। और अगर अकाल आता था, बाढ़ या सूखा आता था, तो लोग अनाज को स्टोर करके रखते थे, बाद में उसे खाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि अकाल और सूखे से निजात पाने के लिए ये लोग अनाज को भंडारित करते थे। अब देखिए, अगला डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद का संकिसा। संकिसा भी काफी फेमस है भगवान बुद्ध के लिए। तो देखिए, बुद्ध परंपरा के अनुसार यहाँ पर भगवान बुद्ध इंद्र और ब्रह्मा के साथ स्वर्ग में अपनी माँ को उपदेश देने के पश्चात इसी स्थान पर सर्वप्रथम आए थे। तो याद रखिए कि भगवान बुद्ध जो है, बुद्ध ग्रंथों के हिसाब से कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध जो है इंद्र और ब्रह्मा के साथ स्वर्ग में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद इसी स्थान पर सबसे पहले आए थे। तो याद रखिए कि वो स्थान है संकिसा। संकिसा किस जिले में है? फर्रुखाबाद में है। तो जो है यूपी पीसीएस में पूछा जाता है ऐसे कि फर्रुखाबाद एक जो है कॉलम में दिया जाएगा, एक कॉलम में संकिसा।
और एक कॉलम में गोरखपुर, एक कॉलम में सोगौरा। तो आपको मैच कराना होगा कि कौन सा स्थल किस जिले में है, तो इस लिहाज से भी याद रखिएगा। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथों में संकिसा एक महान नगर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसके नगर जो है भित्ति चित्रकला के साक्ष्य भी सुरक्षित हैं। तो भित्ति चित्रकला के भी, जो ये भित्ति चित्रकला वो है जो दीवारों पर चित्र बनाई जाती थी पत्थरों पर, उसे भित्ति चित्रकला कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने इसी स्थल पर संघों में स्त्रियों को प्रज्वना की अनुमति दी थी। प्रज्वना मतलब प्रवेश की। तो इसी स्थल में जो है संघों में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि पहले बुद्ध के जो संघ में स्त्रियां जो है भाग नहीं लेती थी। बाद में जो है नियमों को उदार बनाते हुए स्त्रियों को भी प्रवेश देने की अनुमति दी गई। और वह कौन सा स्थान था? तो संकिसा था। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। वैसे भी देखिए ये पॉइंट हाईलाइटेड है। और जो सबसे पहले स्त्री जो प्रवेश ली थी वो कौन थी? उत्पल वर्णा। तो प्रथम भिक्षुणी कौन थी? उत्पल वर्णा। नाम याद रखिए। फाहियान ने भी संकिसा यात्रा की थी। तो जो चीनी यात्री फाहियान था उसने भी संकिसा यात्रा की थी। और फाहियान जो है चंद्रगुप्त के टाइम में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। यहीं पर अशोक द्वारा निर्मित एक लाठ मतलब गज स्तंभ जिस पर हाथी की आकृति उकेरने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो अशोक का भी संबंध है यहाँ पर। महाभारत, बौद्ध साहित्य, चीनी यात्रियों के विवरणों में इसका उल्लेख है। तो संकिसा का उल्लेख आप देखिए महाभारत में भी है, बौद्ध के ग्रंथों में भी है और चीनी यात्रियों के बुकों में भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्रुखाबाद का संकिसा। आगे देखिए, संकिसा में स्कंदगुप्त के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? स्कंदगुप्त के। ये जो है गुप्त काल के शासक थे। अब अगला देखिए, फर्रुखाबाद का कंपिला है। तो फर्रुखाबाद में ही संकिसा और कंपिला दोनों है। कंपिला जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं एवं फर्रुखाबाद के मध्य गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिए गंगा नदी के तट पर स्थित है, बदायूं और फर्रुखाबाद के बीच में। तो कौन सी जगह है? कंपिल्य। कंपिल्य जो है पांचाल महाजनपद के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी। तो इंपॉर्टेंट हो गया, यह जो है पांचाल की राजधानी थी, दक्षिणी राजधानी। जैन ग्रंथों में, बौद्ध के जातक कथाओं में महाभारत से कंपिल्य के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि अगर फर्रुखाबाद के बारे में अगर महाभारत में, बौद्ध में चीनी यात्री लिखे हैं तो जाहिर है कि कंपिल्य भी फर्रुखाबाद में है, तो इसके बारे में भी लिखे होंगे। तो वही बात कह रहा है कि जैन ग्रंथों में, बौद्ध के जातक कथाओं में और महाभारत में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। अब अगला देखिए हमारा जो स्थल है वो है एटा का अंतरजी खेड़ा। तो अंतरजी खेड़ा स्थल देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी काली के तट पर स्थित है। कौन से जिले में? एटा। अब एटा को जो है कासगंज भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कासगंज इसी के पास में है। यहाँ से गैरिक मृत भांड, यहाँ से जो है गैरिक मृत भांड संस्कृति से लेकर गुप्त युग तक के अवशेष प्राप्त हुए। तो गैरिक मृत भांड संस्कृति से लेकर गुप्त कालीन जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से। कौन से जिले में है? एटा। और ये सारी जिले जो है एटा, फर्रुखाबाद और मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और गोरखपुर जो है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो इतना अपने माइंड में एक मैप बना के चलिए। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था ने अपनी यात्रा विवरण में अंतरजी खेड़ा को पिलोशना या बिलाशना कहा। तो याद रखिए कि ह्वेनसांग ने जो है अंतरजी खेड़ा को अपने बुक में पिलोसना या विलासना नाम से मेंशन किया है, किंतु यह धारणा गलत सिद्ध हो चुकी है। क्यों? यह दूसरा स्थल जो बिलसण नामक प्राचीन नगर था जो एटा से 30 किलोमीटर दूर था। यह जो जगह है बिलासनाया, यह बिलसण है जो कि एटा से 30 मील दूर है, मतलब काफ़ी दूर है। तो इसलिए यह बात गलत है। यहाँ से प्राप्त अवशेष मुख्यतः चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति से संबंधित है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि यह जो है धूसर मृत भांड संस्कृति से संबंधित है, इधर आसपास के क्षेत्र। इस युग में 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड
कटे निशान वाले पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो ध्यान रखिए ये सब धान के खेत प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि धान की खेती के साथ कहाँ प्राप्त हुए हैं। और वृत्ताकार अग्निकुंड। उत्तरी काली ओपदा मृतभांड संस्कृति के चरण में अंतरजी खेड़ा में सोंगो, कुषाणु तथा गुप्तों से संबंधित अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए। आगे चलिए, प्रतापगढ़ का जगह है सराय नाहर। तो देखिए, यहाँ के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर स्थानीय सभ्यता की तिथि लगभग 8000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो यह जो है पाषाण युगीन जगह है। पाषाण युग तथा स्तंभ गर्त के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य जो है यहीं से प्राप्त होते हैं। जो मध्यकालीन युग तथा स्तंभ गर्त के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य हैं यहीं से प्राप्त होते हैं। और हमने बताया कि ये जो प्रतापगढ़ का सराय नाहर है ये काफी फेमस जगह है, मध्य पाषाण युगीन साइट है, ये स्थल है। अगला हमारा जगह है श्रावस्ती। चलिए श्रावस्ती के बारे में देखिए। तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आपको पता है। श्रावस्ती की पहचान बहराइच गोंडा जिले के मध्य सेहट मेहट गांव से हुई है। कौन सी जगह है? सेहट मेहट। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों, कौन सा? उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के केंद्र में स्थित थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए 20वें वर्ष महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। वहां जो है अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बना लिया। तो याद रखिए ये अंगुलीमाल कहाँ का था? श्रावस्ती का था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिए? श्रावस्ती में। तो सर्वाधिक उपदेश, यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। यहाँ के साहूकार जो थे अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्ध को अनुदान में दे दिया था। जैन तीर्थंकर जो थे संभवनाथ, तो आपको पता होना चाहिए कि संभवनाथ जो थे ये जैन तीर्थंकर थे। एवं चंद्र प्रभु श्रावस्ती से ही संबंधित थे। तो आपको 3 नाम अच्छे से याद रखना है। भगवान बुद्ध भी यहाँ से संबंधित हैं और संभवनाथ और चंद्र प्रभु ये कौन है? जैन तीर्थंकर थे। इनका संबंध तीनों का श्रावस्ती से है। तो श्रावस्ती भी काफी इंपॉर्टेंट जगह है। आजीवक संप्रदाय के महान प्रवर्तक मखली गोसल की जन्मस्थली ही श्रावस्ती थी। तो मखली जो गोसल थे इनकी भी जन्मस्थली श्रावस्ती है। और ये कौन है? आजीविका संप्रदाय के महान प्रवर्तक। तो आपको आजीविका संप्रदाय के महान प्रवर्तक कौन है? एक तो ये पता चल गया कि मखली कौशल है और ये संबंधित थे श्रावस्ती से। और अगर आपको सेंसस पता हो तो सबसे कम लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती में ही है। श्रावस्ती में कनिष्क के 2 महाअभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। फाहियान तथा वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में श्रावस्ती का विस्तृत चर्चा किया है। तो हमने देखा था कि जो है फाहियान और वेनसांग ने अपने बुकों में उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा है। तो ये भी याद रखें, फाहियान और वेनसांग। और वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का था यात्री। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण काशी। काशी एक प्राचीन नगरी थी जो आधुनिक वाराणसी क्षेत्र में स्थित है, सबको पता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो अथर्ववेद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है ये चौथा जो है वेद है। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास नामक राजा ने की थी। तो कौन किया था? दिवोदास नामक राजा था, इसने काशी की स्थापना किया था। तो नाम भी याद रखिए, क्या पता कभी पूछ लिया जाए। काशी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो आपको पता है शैव धर्म मतलब भगवान शंकर का। तो यहाँ पर जो है विश्वनाथ, महान प्रसिद्ध विश्वनाथ जो है मंदिर यहीं पर है, विश्व प्रसिद्ध। इसीलिए यहाँ पर जो है शैव धर्म का प्रमुख केंद्र भी था। हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी के रूप में सदैव प्रतिष्ठित रही है। हिंदुओं का यह पवित्र तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर बहुत सारे घाटे हैं, मनखरगंगा घाट और जो है बहुत सारे ऐसे घाट हैं। अगला देखिए बनारस का ही सारनाथ, फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे बनारस का ही राजघाट। तो मणिकंका घाट और राजघाट ये सब कई सारे घाट हैं। अब जो है बनारस जो है उत्तर प्रदेश नगर से 12 किलोमीटर दूर सारनाथ है। और यह जो है इसी पतन मृगदाय, ऋषि पत्तन मृगदाव के रूप में प्रसिद्ध था। पहले जो है प्राचीन काल में इसका क्या नाम था? इसी पत्तन मृगदाय।
तो ये नाम याद रखिए, हो सकता है आपके लिए नया हो। अब देखिए, मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में सिंह स्तंभ बनवाया। अब हमें पता है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लोगो है अशोक स्तंभ, वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से ही। और इसे कौन बनवाया था? सम्राट अशोक ने। तो सिंह स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था। स्वतंत्र भारत का राज चिन्ह इसी सिंह शीर्ष को अपनाया गया है। तो देखिए वही बात लिखा गया है कि आजाद भारत में जो है इसका राज चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह, यहीं से अपनाया गया है। सारनाथ के स्तंभ पर अशोक का लघु लेख भी उत्कीर्ण है। तो यहीं पर जो है इसका लघु लेख भी उत्कीर्ण है। अगर आप सारनाथ गए हैं तो आपने देखा होगा। वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। अपनी यात्रा विवरण में उसने इसका वर्णन किया है। किसने? वेनसांग ने। मध्य युग में गढ़वाल शासक की राजकुमारी जो थी कुमार देवी ने यहाँ बिहार तथा संघाराम बनवाए थे। उत्खनन में सारनाथ में गुप्तकालीन धमेक स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक धमेक स्तूप भी है जो है। स्तूप क्या होता था? स्तूप का संबंध जो है बुद्धिज्म से था, बुद्ध धर्म से। तो याद रखिए। तो ये कौन सा है? गुप्तकालीन है। अब देखिए राजघाट के बारे में। राजघाट उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। राजघाट में उत्तरी काले मृतभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वेनसांग ने भी अपनी यात्रा में इसका विवरण किया था। अल-बरूनी ने भी सांस्कृतिक प्रभाव से मुग्ध हुआ था। अगला है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में। तो यह भी इम्पोर्टेंट है और इसका संबंध कहाँ से है? महाभारत से। महाभारत मतलब महाजनपद। देखिए हस्तिनापुर के पुरातात्विक स्थल में ही हमें सर्वप्रथम उत्तरी गंगा घाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम में जानकारी प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले जो है उत्तरी गंगा घाटी की संस्कृतियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? हस्तिनापुर से। कहाँ है? मेरठ में। यहाँ से मृतभांड संस्कृति से लेकर मौर्योत्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। हस्तिनापुर में चित्रित धूसर मृतभांड तथा देखिए धूसर मृतभांड तथा लाल मृतभांड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हस्तिन नामक शासक ने हस्तिनापुर की स्थापना की थी। तो हस्तिनापुर का नाम जो है हस्तिनापुर इसलिए पड़ा कि यहाँ का जो राजा था उसका नाम था हस्तिन, और यहाँ से धूसर और लाल मृतभांड प्राप्त हुए हैं। महाभारत युग में कौरवों की राजधानी थी। तो जो ये हस्तिनापुर है किसकी राजधानी थे? कौरवों की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मौर्योत्तर युग में मतलब शुंग काल में अवशेष प्रस्तर बीमाएं मथुरा के दंतवंशी शासकों कुषाणों और यौधेयों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मतलब यहाँ से सिक्के मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। किसकी? इन सब की, कुषाणों की और दंतवंशी की। अगला देखिए जो स्थल है वो है सहारनपुर का हुलास। अब देखिए यहाँ से उत्तर हड़प्पा युग से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काली ओंपदार मृतभांड संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये तो बहुत जगह मिले हैं। शुंगों और कुषाणों के समय हुलास आवासीय बस्ती था। किसका आवासीय बस्ती था? याद रखिएगा, शुंगों का और हुलासों का। अब देखिए फैजाबाद का अयोध्या। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या है? अयाज्या। तो याद रखिए एग्जाम में प्राचीन नाम भी पूछा गया है। मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा कि जितने भी प्राचीन स्थल थे उसके पुराने नाम और जो नदियां थी रावी का, बितस्ता, ऐसे करके जो ये सब रावी, ब्यास, सतलज का ये सब का पुराना नाम मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अयोध्या में उत्तरी काली ओपदा मृतभांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। बौद्ध का और जैन का, दोनों का है। जैन ग्रंथों में आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्मस्थल अयोध्या को ही माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं अयोध्या का जन्मस्थल ये आदिनाथ सहित 5 लोगों का। और आगे देखिए रघुवंशी भगवान राम का जन्म भी अयोध्या है। मोस्ट फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है भगवान राम का जन्मस्थल भी अयोध्या ही है।
अयोध्या पर बैक्ट्रियाई यूनानियों के आक्रमण हुए थे। अयोध्या में पुष्यमित्र शुंगा का भी एक लेख प्राप्त हुआ है। गुप्तों के काल में अयोध्या एक प्रमुख नगरी थी। किसके काल में? गुप्त के। तो याद रखिए। ह्वेनसांग ने अयोध्या में अनेक बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। अब देखिए अगला हमारा है मथुरा। मथुरा भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ काफी लंबी चौड़ी जो है विवरण है। तो देखिए अभी हम देखते हैं इसको। तो देखिए मथुरा को सप्त महापुरियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सप्त महापुरियों के नाम से। महाजनपद काल में यह सूरसेन जनपद की राजधानी थी। मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। कुषाण काल में शासकों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। और कुषाण काल में जो है पूर्वी शासकों के साम्राज्य की राजधानी थी। तो याद रखिए जो है यह सूरसेन जनपद की राजधानी थी और कुषाण काल में इसकी पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य युग में मथुरा जो है एशिया में रेशम मार्ग से संबंधित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस केंद्र को बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाने का श्रेय प्राप्त होता है। तो याद रखिए बुद्ध की जो पहली मूर्ति है मथुरा कला में बनाई गई थी। यहाँ विकसित शिल्प कला को मथुरा कला के नाम से जाना जाता है। तो अभी देखिए ये मथुरा कला में सब, तो याद रखिए कि बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी किस कला में बनाई गई थी? मथुरा कला में। यहाँ कुषाणों की पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। अभी हमने देखा। मथुरा में बैक्ट्रियाई यूनानी मिनेंडर के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को निर्मूल कर दिया था। फाहियान ने भी अपनी यात्रा में मथुरा का विवरण लिया है। तो फाहियान ने भी किया है। साटक वस्त्र निर्माण का यह केंद्र था। तो साटक वस्त्र निर्माण का यह प्रमुख केंद्र था। साटक जो है एक प्रकार का वस्त्र होता था। तो इसका जो है प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा। तो याद रखिए। बौद्ध मत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का जन्म मथुरा में ही हुआ था। कौन सी विचारधारा? सर्वास्तिवादी विचारधारा। किससे संबंधित है? बौद्ध से। मथुरा में विकसित मथुरा काल को बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाने का श्रेय है। अभी हमने देखा। और किस कला में बनाया गया है? तो मथुरा कला शैली में। 1028 ईस्वी में महमूद गजनवी ने यहाँ के मंदिरों को ध्वस्त करके लूटपाट की। तो आपको पता है महमूद गजनवी इसका काम ही था खाली लूटना पाटना मंदिरों को। 1670 में औरंगजेब ने यहाँ के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर को, तो मथुरा आपको पता है कि भगवान कृष्ण के लिए वृंदावन फेमस है। तो देखिए यह जो है भगवान कृष्ण की मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया। और मंदिर कौन सी थी? वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित थी। तो याद रखिए कि वीर सिंह बुंदेला जो थे वो मथुरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण कराए थे। अब थोड़ा सा हम मथुरा कला के बारे में पढ़ लेते हैं। जब मथुरा कला यहाँ कितनी फेमस थी, भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति यहीं बनी, तो भाई इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो पढ़ लेते हैं। तो देखिए कनिष्क के शासन काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र रहा। तो मथुरा कला का जो इधर शासन काल में कौन जनक था? तो कनिष्क था। मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा कला शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली के प्रमुख विशेषताएं थी, देख लीजिए क्या है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम में। यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। मथुरा कला के अंतर्गत बनी मूर्तियां सफेद और लाल पत्थर की बनी होती थी। इस शैली की मूर्तियां अपनी विशालता, भौतिकवादिता आदि के लिए विख्यात थी। बड़ी मूर्तियां होती थी, भौतिकवादी उसमें चीजें दिखाई जाती थी। इस शैली की मूर्तियों पर मूंछ बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। तो इस मूर्तियों में क्या है? इस शैली की मूर्तियों, किसी भी मूर्ति में मूंछें नहीं होती थी। इन मूर्तियों के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं रहता था। तो अगर ऐसे मूर्ति बनाया गया है तो जो अगर ऐसे मान लो कि ये एक इंसान है ऐसे, तो वस्त्र जो है इसके दाहिने कंधे पे नहीं होता था। तो मान लो ये अगर दाहिना कंधा है तो वस्त्र जो है ऐसे ऐसे होता था। दाहिना हाथ अधिकांशतः अभय मुद्रा में पाया जाता था तथा इन मूर्तियों में सिंहासन पाए जाते थे। मथुरा शैली में भाव, भावना, शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित किया जाता था। तो ध्यान रखिए यहाँ की मूर्तियां थोड़ी मस्कुलर दिखाई जाती थी और इसमें जो है अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति है
और इसमें भाव भावनाएं और शारीरिक सौंदर्यता को भी दिखाया जाता था अच्छे से। मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित सम्राट कनिष्क की मूर्ति तथा मथुरा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त बोधिसत्वा, बुद्ध, यक्ष, यक्षिणियों और स्त्री पुरुष की विभिन्न मूर्तियां जो है के नमूने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस कला में मुख्य नमूने जो थे इंद्रिय परक तथा सौंदर्य से व्याप्त स्त्रियों की मूर्ति थी। तो अभी हमने देखा कि सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्यता पे काफी ध्यान देते थे। तो यहाँ पर जो है मूर्ति कला की काफी विकसित शैली थी यह मथुरा कला, तो याद रखिएगा। और इसके फाउंडर जो थे आप कनिष्का को याद रखिएगा। अब देखिए बरेली का अहिछत्र। अब बरेली के हम अहिछत्र के बारे में बात करते हैं। तो अहिछत्र की पहचान जो होता है बरेली जिले में रामनगर के पास जो है अहिछत्र से होता है। अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। ईसा पूर्व 100 से 300 के मध्य 300 ईस्वी के मध्य वाले स्तरों में मृण्मयी मूर्तियां प्राप्त हुई। इसी समय में मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के भी प्राप्त हुए, जैसे पुष्यमित्र, शुंग। तो मित्र उपाधि वाले जो राजाएं थे उनके सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यह अशोक, पुष्यमित्र, शुंग, कुषाण काफी फेमस जगह थी। इन सब के कार्यकाल में अगर ये जगह इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो गुप्त काल में अहिछत्र एक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। अहिछत्र के शासक अच्युत को सम्राट जो समुद्रगुप्त थे उसने पराजित किया था। यहाँ से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखिएगा यमुना की मूर्ति प्राप्त हुई है, किससे संबंधित है? गुप्त काल से। 350 ईस्वी से 750 के मध्य जो है मंदिर देवकक्ष भी प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। और आपको पता है कि गुप्त काल में जो मंदिर कला, ये सब मंदिर का निर्माण काफी पीक पर था। तो इसलिए इस टाइम में मूर्ति का मिलना, मंदिर का मिलना, देवकक्ष मिलना, ये काफी नॉर्मल बात है। अब बदायूं देखिए, बदायूं जो है उत्तर प्रदेश का जिला है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूं के ही थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्मस्थली कहाँ है? तो बदायूं है। अकबर के समय का प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी भी बदायूं का है। तो देखिए इसका नाम ही बदायूनी है, तो हो सकता है इसी के नाम पे पड़ा हो। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने कराया था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट आ गया कि बाबर के टाइम में जो उसकी राजधानी थी तो आगरा थी, और सिकंदर लोदी ने 1500, ये तो आपको पता होगा कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कराया है, लेकिन आपको 1504 याद रखना। जहांगीर के काल में नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का शानदार मकबरा निर्मित कराया था। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। और आपको पता है कि यह 7 अजूबे में एक है ताजमहल, तो काफी इंपॉर्टेंट जगह है। मुगल काल में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में नील की खेती की जाती थी। सभी यूरोपियन यात्री रॉल्फ फिंच बर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है, और यही लोग थे जो यहाँ पर नील की खेती खूब कराते थे। अगला देखिए आगरा का ही जगह है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप स्थित है। अकबर यहाँ के प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती के कारण इसको पवित्र भूमि मानते थे। तो यहाँ के प्रसिद्ध जो शेख सलीम चिश्ती थे इन्होंने इसको पवित्र भूमि माना। सलीम मतलब जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, और इसका जन्म यहीं हुआ था। आगे देखिए फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, एग्जाम में पूछा जा चुका है कहाँ है, दीवाने खास, बिरबल का महल, मरियम महल, पंचमहल। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिए कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यहीं पर है, और बुलंद दरवाजा भी है, जामा मस्जिद भी है, जोधाबाई का महल एग्जाम में पूछा जा चुका है, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह सब कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अब देखिए अगला है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद भी आगरा में ही स्थित है।
अब इसका छोटा-सा है कि यहीं पर मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है। तो अब ये इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदराबाद में। अब अगला देखिए, आगरा में ही एक और जगह है सामूगढ़। इस स्थल पर 29 मई 1658 को हुए युद्ध में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा के नेतृत्व में शाही सेना को पराजित किया था। तो ध्यान रखिए कि औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा सिंह के नेतृत्व में शाही सेना को पराजित किया। तो सामूगढ़ का युद्ध आपको पता होगा कि सामूगढ़ का युद्ध काफी फेमस है। किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा के बीच में, और इसमें दारा जो है हार गया था। अगला देखिए, कन्नौज है। अब ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो काव्य कुंज है यह किसका पुराना नाम है? तो कान्य कुंज है यह कन्नौज का पुराना नाम है। प्राचीन काल में कान्य कुंज जो है ये नाम से चर्चित कन्नौज उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण नगरों के रूप में स्वीकारा जाता है। कन्नौज का उल्लेख टालमी के द ज्योग्राफी, टॉलमी के पतंजलि के महाभाष्य में तथा सभी पुराणों, महाभारत, चीनी यात्रियों फाहियान लुइसांग के यात्रा के दौरान इन्होंने इसका विवरण किया है। तो ये कान्य कुंज काफी फेमस जगह थी। आप देख सकते हैं टॉलमी, पतंजलि, महाभारत, पुराण सब में इनका उल्लेख है इस जगह का। वेनसांग के अनुसार कन्नौज में अशोक के स्तूप निर्मित कराया गया था। तो वेनसांग अपने बुक में ऐसा कुछ लिखा था कि अशोक ने यहाँ पर स्तूप का निर्माण कराया, पर ऐसा कुछ मिला नहीं। कन्नौज में उत्तरी कालीन मृदभांड के साथ मौर्य काल से मध्यकाल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मौर्य काल, मध्यकाल सारे जो है कालीन मृदभांड सब प्राप्त हुए हैं। गुप्तों और मौखरियों के समय प्रमुख नगर था। पुष्य भूमि शासक हर्षवर्धन के समय कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, और वेनसांग ने तत्कालिक वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और ये वेनसांग जो है हर्षवर्धन के कार्यकाल में था। ये हिस्ट्री का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी याद रखिए। और हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज ही थी। और कन्नौज को जो है उस समय महोदय श्री कहा जाता था। तो जो है प्राचीन काल में, मतलब महाभारत के टाइम में, कन्नौज को कान्य कुंज कहा जाता था, और जो है हर्षवर्धन के टाइम में इसे महोदय श्री कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि ये दोनों नाम किसके हैं, और यह नाम जो है महोदय श्री और कान्य कुंज जो है ये एग्जाम में पहले से ही पूछा गया है। प्रतिहारों ने सर्वाधिक समय तक अपना प्रभुत्व कन्नौज पे ही स्थापित रखा। तो ध्यान रखिए कि हर्षवर्धन ने और प्रतिहारों ने यहाँ पर काफी प्रभुत्व बना के रखा था। 1018 से 19 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। मोहम्मद घोरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद्र था। यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा विधि प्रचलन थी। और साथ ही देखिए, यहाँ के बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री वेनसांग अध्यापन करता था। राजशेखर, भावभूति, बाण आदि कन्नौज से संबंधित रखते थे। अब देखिए चंदावर। अब चंदावर का युद्ध आपको पता होगा, मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। तो देखिए चंदावर जो है यमुना नदी के तट पर कन्नौज एवं इटावा के मध्य में स्थित है। अब देखिए चंदावर में ही 1194 में कन्नौज के शासक कौन थे? जयचंद। मोहम्मद घोरी ने इनको, जयचंद को कहाँ हराया था? चंदावर के युद्ध। तो याद रखिएगा। अब अगला स्थान है सिद्धार्थनगर का कपिलवस्तु। और सिद्धार्थनगर जो है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला है। कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा स्थान से होता है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली जो है लुम्बिनी नेपाल की इसके समीप है। कपिलवस्तु का अर्थ होता है ऋषि के वास। तो आपको पता है कि जो भगवान बुद्ध का जन्मस्थली था लुम्बिनी, और कपिलवस्तु दोनों जो है एक सटे हुए जगह है। और कपिलवस्तु का मतलब होता है ऋषियों का वास। यहाँ जो है उत्तरी काली ओपदा मृतभांडों के युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा भी की थी। कुषाणों के सिक्के कपिलवस्तु के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक और कुषाण जो है और भगवान बुद्ध यहाँ से संबंधित है। अब अगला जगह है देवरिया का कुशीनगर।
अभी जो है कुशीनगर और देवरिया अलग अलग जिले हैं। देखिए, कुशीनगर की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया स्थान से भी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कसिया भी, एग्जाम में कभी कभी कसिया भी लिखा आता है। दिव्यावदान दीर्घ निकाय अशोक के 8वें बृहद शिलालेख कनिष्क के सिक्कों तथा पाहियान एवं हवेनसांग की यात्रा विवरणों में कुशीनगर का विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में ही होता है। अशोक ने यहाँ जो है स्तूप और विहार का निर्माण कराए थे। अब जाहिर है कि अगर भगवान बुद्ध की मृत्यु यहीं पर हुई थी तो ये फेमस जगह है। अशोक ने यहाँ पर बहुत सारे काम कराए थे, स्तूप विहार निर्माण करा के। कुशीनगर में कनिष्क के सिक्के की प्राप्ति हुई है। कुमारगुप्त के समय हरिबल ने भी स्तूप और विहार का निर्माण कराया था। कुमारगुप्त के समय में एक क्षेत्रीय राजा था हरिबल, इसने भी स्तूप विहार का निर्माण कराया है। स्तूप वो होता है जहाँ बुद्ध के अनुयायियों का जो है, स्तूप मतलब वो होता है जो मरे लोगों का एक टीला, और विहार वो जगह होता है यहाँ पर ये लोग जो है आते हैं, रुकते हैं, वेट करते हैं, पूजा प्रार्थना विश्राम करते हैं, तो पूजा स्थल कह सकते हैं। कुशीनगर के व्यापारियों शिल्पियों के द्वारा मुद्रा परिचालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सिक्कों मुद्राओं का परिचालन के भी थोड़ा बहुत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हुणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हुण जो है एक बाहरी आक्रमणकारी थे ये, तो उन्होंने भी यहाँ पर आक्रमण किया है, ऐसा कुछ साक्ष्य प्राप्त होता है कुशीनगर से। अब अगली जो जगह है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी आपको पता है कि यह जो है प्रयागराज की जगह एक स्थान है, और कौशाम्बी वर्तमान में एक जो है उत्तर प्रदेश का जिला भी है। तो देखिए, कौशाम्बी जो है जैन बौद्ध साहित्य तथा पुरातात्विक अवशेषों से कौशाम्बी का विस्तृत प्रकाश पड़ता है। पाहियान हवेनसांग के यात्रा विवरणों में कौशाम्बी आर्थिक एवं धार्मिक महत्व का केंद्र था। कौशाम्बी जो है उत्तरापथ और दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल था। यहाँ से देखिए भीम कडफिशस और कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये जो भीम कडफिशस और कनिष्क हैं, कनिष्क तो आपको पता है यह कुषाण वंश का है, और यह जो भीम कडफिशस है यह भी कुषाण वंश का ही राजा था। अब देखिए, मगहों ने कौशाम्बी को हुण नेता तोड़मार के आक्रमण से विशेष क्षति पहुंचाई थी। बुद्ध की यह कार्यस्थली के रूप में सदैव चर्चा में रही है। तो हमने स्टार्टिंग देखा थी जैन बौद्ध की भी यह स्थली रही है। यह जो है थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था, थेरवादी जो लोग थे। कौशाम्बी नगर प्रयागराज जनपद की यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे आज्ञानगरी स्थल भी कहा जाता है। अब देखिए, महाजनपद काल में यहाँ पर वत्स जनपद की राजधानी थी। तो कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी, और इसका राजा कौन था? उदयन। तो ध्यान रखिए कि कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी और वत्स का राजा था उदयन। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहीं पर घोषित राम विहार, अशोक एवं समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख यहीं पर है। अकबर ने इलाहाबाद के किले की भी स्थापना यहीं पर करवाई। बौद्ध थेरपंथ का प्रमुख केंद्र था। अभी हमने देखा कि थेरपंथ का एक प्रमुख केंद्र था, और थेरपंथ जो है बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म यहीं हुआ था, तो याद रखिए। अब देखिए, कलिंजर। कलिंजर जो है बादाम में एक स्थल है, और कलिंजर का किला भी यहीं पर फेमस है। एग्जाम में पीसीएस में आरओ में ही पूछा गया है ये बात। कलिंजर का किला कहाँ है? यह 2021 का ही क्वेश्चन है, प्री का। देखिए, बादा जनपद जो है कलिंजर दुर्गीकृत स्थल है। दुर्गी मतलब दुर्ग, किला। 12वीं शताब्दी के बाद कलिंजर जो है तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा है। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कलिंजर पर पदाक्रांत किया था। अब देखिए, 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमार्दी देव को कलिंजर में पराजित किया था। तो कलिंजर का युद्ध आपने सुना होगा, तो वही है ये। अब देखिए, 1545 में कलिंजर के सैन्य अभियान में बारूदी विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा कि 1545 में बारूदी विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में
कलिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित कर कलिंजर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो ये कलिंजर का युद्ध था। पूर्व मध्यकाल में इस क्षेत्र पर राजपूतों का शासन रहा। तो ध्यान रखिए कि जो है पूर्व मध्यकाल में राजपूतों का शासन भी रहा यहाँ पर। अब अगला हमारा जो जिला है वो है जालौन। जालौन का जगह है कालपी। तो कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। 10वीं शताब्दी में कालपी में चंदेलों का शासन रहा। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात कालपी एक जो है स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गया था। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ये कालपी जो है स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बना रहा। 1435 में मालवा के हुशंग शाह ने कालपी पर अधिकार कर लिया था। अकबर के समय कालपी प्रमुख नगर था। तो यहाँ पर देखिए चंदेलों का शासन भी रहा, चंदेलों का रहा, हुशंग शाह का रहा और अकबर का रहा। अब देखिए राजा बिरबल कालपी के ही थे। तो अब ये महत्वपूर्ण बात है कि राजा बिरबल जो है वो कहाँ के थे? कालपी। कालपी जगह है जालौन में। तो बिरबल जो है जालौन के कालपी जगह से थे। कालपी में बिरबल का रंगमहल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कालपी से जो है बिरबल के रंगमहल और मुगल टकसाल प्राप्त हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी के अंत में कालपी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो पहले ये अलग था, फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे जो है दिल्ली सल्तनत में ही मिला लिया था। तो याद रखिए। अब अगला हमारा जो जिला है वो है अलीगढ़ का कोइल जगह। कोइल अथवा कोल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। तो इसे जो है कोल या कोइल दोनों शब्द यूज किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था। अब देखिए इब्न बतूता एक राइटर था जिसने रहला बुक लिखा था। इसने अपनी बुक में कोइल के नगर वैभव की प्रशंसा की थी। तो याद रखिएगा। अब देखिए अगला जिला हमारा है जौनपुर। जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वो जौना खान भी है। तो जौना खान किसका नाम है? याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक का है। और इसी जौना खान के नाम पे जौनपुर जिले की स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं जौना और जौन सेम सिमिलर जैसा लग रहा है। तो आप याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम जौना खान था या जौनपुर किसके नाम पे रखा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। तुगलक वंश के पतन के बाद जौनपुर में जो शासक आए वो कौन थे? मलिक हुसैन सरकी। तो सरकी साम्राज्य का जो है यहाँ पर शासन रहा। सरकी के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया सरकी सुल्तान की जौनपुर में स्थापना हुई। तो ये जो है तुगलक वंश के बाद कौन से शासक आए? सरकी शासक। इन्होंने यहाँ पर जौनपुर की स्थापना की। 1492 में सिकंदर लोदी ने पुनः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। साहित्य स्थापना। अगर साहित्य स्थापत्य कला में देखा जाए तो अटाला मस्जिद संगीत कला के लिए जौनपुर के सरकी सुल्तानों का योगदान चिरस्मरणीय रहा है। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि अटाला मस्जिद कहाँ है? तो जौनपुर में है। और जौनपुर को जो है कि सिराज हिंद कहा जाता है। अब देखिए अगला जिला हमारा है झांसी। झांसी की स्थापना 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किया था। और वीर सिंह बुंदेला को हमने मथुरा शासन में पढ़ा था। इन्होंने कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया था। वो कौन थे? वीर सिंह बुंदेला। और आपको पता होगा कि झांसी मथुरा ये सब आसपास के जिले हैं। तो ये वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना किया था और ये ओरछा शासक थे। 1732 में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी। आपको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने 1857 की महान विद्रोह में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीरगति की प्राप्ति की। तो आपको याद होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में जो झांसी का नेतृत्व करता कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का महल भी है, महादेव मंदिर है
मेहदी बाग है और प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक के अवशेष जो हैं अभी भी सुरक्षित हैं। अब देखिए अगला हमारा जिला है ललितपुर। ललितपुर का देवगढ़ स्थान। तो देखिए देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्त काल के अवशेष, स्थापत्य एवं मूर्तिकला संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें दशावतार मंदिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो यह ललितपुर में है, देवगढ़। और यह जो है भगवान विष्णु की मंदिर है और ईंट से निर्मित है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईंट से निर्मित है। अब ईंट से निर्मित है तो क्या खास बात है, तो खास बात ये है कि पहले की मूर्तियां पत्थर से निर्मित थी, लेकिन ये जो दशावतार मंदिर है यह ईंट से निर्मित थी और यह एग्जाम में खास है, इसीलिए पूछा भी जा चुका है। तो दशावतार मंदिर ईंट से निर्मित है, भगवान विष्णु की मंदिर है और कहाँ है, ललितपुर में। देवगढ़ में जय तीर्थंकर ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मणी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। यहाँ से चंदेलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जो है ये जय तीर्थंकर का भी साइट है और यह चंदेलों का भी साइट है, याद रखिएगा। अब देखिए हमारा अगला जिला है प्रयागराज। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद भी कहते थे और इसे बहुत पहले तीर्थराज भी कहते थे, तीर्थराज। तो देखिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। हमें सबको पता है कि यह संगम पर स्थित है गंगा यमुना के। यहाँ विश्व प्रसिद्ध जो है मेले लगते हैं, कुंभ मेले। प्रयाग से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है वो किसने लिखी थी, तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सैनिक एवं कलात्मक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। गुप्तों के पतन के बाद गुर्जर प्रतिहारों, चंदेलों, गढ़वालों का आधिपत्य प्रयाग पर रहा है। तो इतने शासक जो रहे हैं, मौर्य काल के अशोक, गुप्त, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, गढ़वाल, ये सारे शासक जो हैं प्रयागराज पे राज कर चुके हैं। अकबर ने प्रयाग की जो पुनर्स्थापना इलाहाबाद के नाम पर कर दी थी, आज सर्वाधिक प्रचलित एवं चर्चित है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग होता है कि इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामुच्छ परिषद का आयोजन करता था। तो हर 5वें साल जो है हर्षवर्धन महामुच्छ परिषद का आयोजन करता था। इसे आज कुंभ कहते हैं और ये वही मेला है जो लगता है। कालिदास कल्हण और बरूनी ने प्रयाग के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व की भी चर्चा की है। तो प्रयाग वाला थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इसमें फैक्ट है। अब देखिए अगली साइड जो है वो भी प्रयागराज की है, जगह है खंजवा या खजुहा। यह स्थान प्रयागराज के निकट, इसका संबंध मुगल उत्तराधिकारी युद्ध से रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख लीजिए। 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब ने इस स्थान पर युद्ध में शाह शुजा को पराजित किया था, इसीलिए इसको जो है उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए प्रयागराज का एक और जगह है कड़ा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से 64 किलोमीटर पश्चिम में गंगा तट पर स्थित है। कौन सी जगह, कड़ा। गंगा यमुना दोआब एवं प्रमुख व्यापारिक मार्ग अवस्थित होने के कारण इसका विशेष महत्व था। सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा महत्वपूर्ण सूबा था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिए कि कड़ा का सूबेदार कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपनी सफल अभियान देवगिरी अभियान संपन्न किया था। तो कड़ा भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1296 में ही जो है कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसका ही सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और फिर अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्णद्वारी की स्थापना की थी। शहजादा सलीम ने 1662 में अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कड़ा सौंप दिया था। अब अगला देखिए आप, कह रहा है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1765 में एक संधि के अनुसार अंग्रेज कंपनी को कड़ा का क्षेत्र सौंप दिया था। तो अभी हम देखा कड़ा जो है ये प्रयागराज का।
तो फिर से देखिए, अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला थे, 1765 में एक संधि के अनुसार अंग्रेजी कंपनी को ये कड़ा का क्षेत्र सौंप दिया था। भक्त संत मल्लुमदास की जो जन्मस्थली है कड़ा ही थी, तो याद रखिएगा। अब चलिए अगला देखिए। अब अगला जो है वो प्रयागराज का गढ़वा स्थान है, तो यह भी प्रयागराज का ही स्थान है। तो देखिए, गया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासकों कुमार गुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंद गुप्त के 1 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कुमार गुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत 98 की तिथि अंकित है। शिलालेखों में दान गृह को दान देने की सूचना प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए, शिलालेखों से दान गृह को दान देने की सूचना प्राप्त होती है। स्कंद गुप्त के शिलालेखों से गुप्त संवत 148 की तिथि अंकित है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ऊपर देखिए, हम लोगों ने देखा कि जो कुमार गुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत 98 की तिथि अंकित है, 98 ईस्वी है ये, और स्कंद गुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत 148 की तिथि अंकित है। इस लेख से विष्णु की प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा के लिए दान दिए जाने की सूचना प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइम में जो है कि विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की जाती थी। किसके टाइम में? कुमार गुप्त के टाइम में विष्णु की पूजा की जाती थी, और इसके लिए मूर्ति स्थापना के लिए जो है दान की भी सूचना मिलती है। अब आगे देखिए, अगला हमारा देखिए चुनार है। चुनार जो है मिर्जापुर जिले में पड़ता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर मिर्जापुर जिले में स्थित है चुनार। कहाँ है? विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब आगे देखिए, मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार कर लिया था। जो बाबर है वो चुनार पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी भी की थी। तो बाबर के बाद हुमायूं ने भी चुनार के किले की घेराबंदी की। किसके टाइम में? शेरशाह सूरी के टाइम में। परंतु शेरशाह सूरी ने ही चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी जो है इस किले पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। 14वीं शताब्दी में चुनार के क्षेत्रफल पर चंदेलों का शासन भी था। तो याद रखिए, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, चंदेल, ये सब जो है चुनार से भी बिलोंग करते हैं। अब अगला हमारा जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर का बांसखेड़ा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा जो है, यह हर्षवर्धन का 628 का ताम्रदान पत्र लेख इतिहास का स्रोत है। तो यह हर्षवर्धन के ताम्रदान पत्र लेख का इतिहास का स्रोत है बांसखेड़ा। तो किससे जुड़ा है? हर्षवर्धन से। बांसखेड़ा अभिलेख में पुष्य भूमि के अतिरिक्त हर्ष के समस्त पूर्वजों का उल्लेख प्राप्त है। तो यह जो मेनली हर्ष के लिए है। अगला जिला है महोबा। महोबा उत्तर प्रदेश का जिला है। 831 ईस्वी में चंदेल राजपूतों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाई। तो यह किसकी राजधानी थी? चंदेलों की। उस समय चंदेलों का राज्य जो था वो जिजाक भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध था। तो उस टाइम महोबा को जो है जिजाक भुक्ति कहते थे। तो याद रखिएगा। अब अगला शहर देखिए बुलंदशहर। बुलंदशहर का बरन। अब देखिए, यहाँ के राजपूत शासकों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था। मोहम्मद गजनवी ने 1018 में बरन को पदाक्रांत किया था। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा मेरठ। उत्तर प्रदेश के जिला नगर के रूप में चर्चित मेरठ प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से उठाकर दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया था। मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने यहाँ एक किला निर्मित कराया था।
12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ से ही हुआ था। तो यह डेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जो 1857 की क्रांति थी कब स्टार्ट हुई मेरठ में, तो यह टाइम 10 मई है। अब अगला शहर जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है गोमती तट पर स्थित है। अब देखिए लखनऊ की प्रसिद्धि जो है उत्तर मुगल काल से ही प्रारंभ हुई, जब अवध के सूबेदार शहादत खां ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। उत्तर मुगल काल मतलब मुगलों के बाद की जो कार्यकाल है। नवाब जो है आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद, और ये जो है फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कर दी। तब से 1856 तक वाजिद अली शाह तक लखनऊ सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। यहाँ का इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, छत्तर मस्जिद, मकबरे प्रसिद्ध स्थापत्य स्मारक हैं। लखनऊ कत्थक का केंद्र भी रहा है। तो याद रखिएगा लखनऊ घराना आपने पढ़ा होगा, तो कत्थक के लिए फेमस है। 1857 के महान विद्रोह की जो प्रमुख वीरांगना थी वो कौन थी? यहाँ की मतलब जो लीडर थी वो कौन थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ महानगर सिया संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो ये मुसलमानों में दो संप्रदाय होते हैं, सिया और सुन्नी। तो ये जो है सिया बहुल था। और देश में अगर आपको बोला जाए तो ईरान जो है वो सिया बहुल देश है, बाकी जो अरब कंट्रीज के हैं वो सुन्नी हैं। ईरान में इस्लामी क्रांति के नेता इमाम खुमैनी के पूर्वज लखनऊ से ईरान गए थे। तो देखिए ईरान आप ये आ ही गया। तो ईरान में इस्लामी क्रांति के नेता इमाम खुमैनी के पूर्वज लखनऊ से कहाँ गए थे? ईरान। और ईरान में अभी मैंने बताया कि सिया बहुल देश है। हिंदुस्तान में रहने के कारण इन्हें ईरान में हिंदल कहा जाता था। तो किसको? इमाम खुमैनी को हिंदल कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान रहते थे। आज भी लखनऊ बाहर से आने वाले सिया संप्रदाय के लिए एक पवित्र नगर है। तो लखनऊ में मोटा मोटा ये सब आप याद रखिए। अब अगला देखिए, लखनऊ का ही जगह है कौन सा? उलास खेड़ा। इस स्थल में कुषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के भौतिक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कुषाण कालीन साक्ष्यों में जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण मूर्ति, चांदी से निर्मित आहत के सिक्के, कुषाण शासकों के ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब अगला देखिए कानपुर का है भीतरगांव। तो यह भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इसका संबंध गुप्तकालीन मंदिर से है। गुप्त काल में छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित यहाँ का मंदिर अवशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मंदिर जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, जिसको विक्रमादित्य कहते थे, के काल में बना था। कौन सी मंदिर? तो यह मंदिर जो है भीतरगांव की ईंट से निर्मित मंदिर। और हमने देखा था कि यह एग्जाम में पूछा गया पहले भी। तो ये जो भीतरगांव मंदिर है और एक मैंने जो स्टार्टिंग में आपको ललितपुर का दिखाया था मंदिर, मैं आपको फिर से दिखाऊं, तो वो दोनों मंदिर जो आपको याद रखना है। तो दूसरी मंदिर है दशावतार मंदिर, और यह भी मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है। और दोनों को एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, तो दोनों को आप याद रखिए। दशावतार मंदिर ललितपुर में है, भगवान विष्णु से संबंधित है, ईंट से निर्मित है। और यह भी आप याद रखिए भीतरगांव का मंदिर जो है ईंट पत्थरों से निर्मित है, मेनली ईंट से निर्मित है, और यह जो है गुप्तकालीन है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में यह बनी थी। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों चलिए हम जो है डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो पुरातात्विक स्थल थे उनको हम देख लिए। अब हम जो है संग्रहालय, लाइब्रेरी के बारे में देख लेते हैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। तो देखिए प्रदेश की पुरातात्विक सामग्री और स्थलों स्मारकों के संरक्षण के लिए यथावश्यक पुरा स्थलों के उत्खनन, पुरातत्व विषय प्रकाशन और पुरातत्व और पुरा स्थलों के लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से 1951 में लखनऊ में
पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो याद रखिए। तो अभी हमने ऊपर पुरातात्विक स्थलों को देखा, तो पुरातात्विक स्थल हैं, अगर वो कहाँ पर रखे गए होंगे, तो कहीं लाइब्रेरी में रखे गए होंगे। तो अगर रखे गए होंगे तो उनका संरक्षण भी करना होगा, और वो सब जो उत्खनन हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी और उसके विषय का प्रकाशन, और लोगों के प्रति इसकी रुचि जगाने के लिए कि लोग चाहें पर्यटन के रूप में उसे देखें और देखने के साथ साथ उसे संरक्षित भी करें। तो इसके लिए जो है 1951 में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे जो है 87 संग्रहालय हैं। अब 75 जिलों में कुल 87 संग्रहालय हैं। तो वही बात है, आप यहाँ देख सकते हैं, वही बोल बच्चन है। तो एक बात और ध्यान रखिए कि इन सब जो है प्रशिक्षण व्याख्यान कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए अगस्त 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय की स्थापना की गई। तो ये भी आप याद रखिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ, जिसकी स्थापना 1863 में हुई। तो ध्यान रखिएगा, ये आज़ादी से पहले की है, इससे भी पहले जो है राज्य संग्रहालय लखनऊ। तो ये हो गया। अब हम चलिए कुछ जो है प्रमुख संग्रहालयों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है राज्य संग्रहालय, लखनऊ में है। यह राज्य का सबसे पुराना है, आप देख सकते हैं, आज़ादी से पहले की है, 1863 में ही स्थापित की गई थी। और फिर दूसरा है राजकीय संग्रहालय, मथुरा में है, और यह 1874 में स्थापित किया गया। अब ऐसे देखिए, भारत कला भवन कहाँ है, बीएचयू वाराणसी में, 1920 में स्थापित हुआ। राजकीय संग्रहालय झांसी में स्थापित हुआ 1978 में। अब तो ये तीनों आप ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों जो है आज़ादी के पहले स्थापित हैं। कौन कौन से? राज्य संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय और भारत कला भवन। बाकी नीचे के जो है आप देखेंगे ये आज़ादी के बाद के स्थापित हैं। तो आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, याद रखिए, 1989 में स्थापित हुआ। और बाकी ऐसे ही देखिए, सुल्तानपुर में, कुशीनगर, कन्नौज, मेरठ, रामपुर वाला ये पूछा जा चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो रामपुर में। यह जो है प्री का क्वेश्चन है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है, और राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर में है। कालका बिंदादीन महाराज की ड्यूढ़ी एवं कथक संग्रहालय लखनऊ में है, 2016 में स्थापित की गई। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय बनारस में है, 2018 में स्थापित की गई। और दो जो है निर्माणाधीन है, कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद में और कन्नौज में। फर्रुखाबाद में है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय और कन्नौज में है बाल संग्रहालय। तो इस दोनों को तो आप याद रखिए ही रखिए, क्योंकि अभी ये निर्माणाधीन बन रहे हैं। बाल संग्रहालय कन्नौज में है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है फर्रुखाबाद में है। तो अब चलिए हम कुछ नवीन पर्यटन स्थल देख लेते हैं। तो ये हमने अभी ऊपर जो देखा ये पुरातात्विक है, इनका संबंध कहीं ना कहीं जो है पीछे के इतिहास से है। और ये जो है नवीन है, अभी हाल में विकसित हुए हैं पर्यटन के स्थल के रूप में, और इनका संबंध किसी हिस्ट्री से नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को बचाए रखने में इसका काफ़ी रोल है। देखिए कैसे। तो पहला जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क बना है लखनऊ के गोमती नगर में। अब यह जो है 80 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 2005 में जो है इसका लोकार्पण लॉन्च किया गया था। जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल भी लखनऊ में है। कांसी राम जी स्मारक स्थल भी लखनऊ में है। और यह जो है इको गार्डन है एक। बौद्ध विहार शांति उपवन भी लखनऊ में है, लखनऊ के आलमबाग में। और देखिए, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन कहाँ है, तो नोएडा में है। अभी हमने जितने भी देखे वो सब लखनऊ में है, ये नोएडा में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर के
अति महत्वपूर्ण नोएडा के सेक्टर 95 में ये जो है गार्डन है। कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। आपको पता है कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा। और महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आदर सम्मान में बनाया गया था ये। पार्क के मध्य में भारत के संविधान निर्माता जो है भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ब्रॉन्ज निर्मित 18 फीट की ऊंची प्रतिमा है। ब्रॉन्ज निर्मित है, 18 फीट की है, तो याद रखिए। अब देखिए, चलिए हम कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जो राज्य के 3 स्मारक हैं, कौन कौन से? आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। और आगरा का किला और ताजमहल 1983 में एक साथ जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर लिस्टेड की गई थी। और उसके 3 साल बाद जो है फतेहपुर सीकरी को। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में चलाई गई। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल धरोहर रामलीला 2008 में और कुंभ मेला 2017 में। अब साथ ही साथ आप देखिए, यूनेस्को की जो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में रामलीला 2008 में शामिल किया गया और कुंभ मेला 2017 में, और अन्य और भी हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कल्चरल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी ताजमहल को हमने देखा, आगरा के किले को देखा और फतेहपुर सीकरी को देखा। और टेंटेटिव लिस्ट में भी कुछ जो है साइट्स को शामिल किया गया है। तो देखिए 1988 में सारनाथ को शामिल किया गया, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। और आइकॉनिक साड़ी क्लस्टर को 2014 में ऐसे ही देखिए, और 2021 में वाराणसी रिवर फ्रंट को शामिल किया गया। तो साथ ही साथ आपको ये भी साथ में याद रखना है। तो दोस्तों, वीडियो हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।